हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। इवनिंग नहीं, आज आफ्टरनून है। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करना है। पहला लेक्चर मैंने कल शाम में स्टार्ट किया था। आज आप सभी लोग को पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन के आगे वाला पार्ट। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन कल हो गया था। जो लोग कल नहीं ज्वाइन कर पाए थे वो लोग आज ज्वाइन कर लिए होंगे। उम्मीद है कल का वीडियो देख लिए होंगे। नहीं देखेंगे तो जरूर से जाकर देख लीजिएगा। आगे का मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ कार्बोहाइड्रेट में। तो दो तीन चीज़ें हैं जो भी डिस्कस करनी थी। कल मैंने देखा, जैसे मैं कमेंट सेक्शन में जो आप कमेंट करते हो ना, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में तो जरूर लिख लीजिएगा। मैं देखा कुछ ब्लरिंग आ रहा था, कभी कभी ब्लर हो जा रहा था। एक बार मुझे बता दोगे ना, मैं सही कर लूँगा। सो अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक, उसके अलावा आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ दो, मैं बाद में रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, वहाँ पे हो जाएगा। और जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर जरूर करिएगा। आपको जो भी पता हो, टेढ़ा मेढ़ा सीधा उल्टा, आप बताइएगा जरूर आंसर उसमें। क्योंकि होता क्या, कई बार बच्चे जवाब नहीं देते तो लगता है कि जैसे किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तो ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप सब लोग प्रॉपर पढ़ो, सिस्टमैटिकली पढ़ो। वन यूनिट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मैं पूरा कवर कर लूंगा। टाइम है अपने पास, सफिशिएंट है, हो जाएगा। तो उसके लिए चिंता मत करो कि जल्दी जल्दी करना है। आप पहले अच्छे से पढ़ो जो पढ़ाया जा रहा है। शुरू करना है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। पहला हो चुका है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैं फिर से उसको रिवाइज करा दे रहा हूँ। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये था, ऐसे सभी कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलेंस और फेहलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करेंगे वो सब आएंगे रिड्यूसिंग कैटेगरी में। उसमें आपके सभी मोनोसैकेराइड थे। डाइसैकेराइड में सुक्रोज को छोड़ के बाकी सभी डाइसैकेराइड थे। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं वो सभी कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस और फेहलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेंगे, उनको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। उसके तीन एग्जाम्पल आपको दिए थे। सुक्रोज, चीनी जो हम लोग खाते हैं, दूसरा आपका था सेल्यूलोज, और तीसरा था स्टार्च। ये तीन को याद रखना है कि नॉन रिड्यूसिंग है। ये टॉलेंस और फेहलिंग रिएजेंट के साथ कोई टेस्ट देने वाले नहीं है। जो टेस्ट नहीं देते उनको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग, और जो टेस्ट देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। इतनी ही बात कल हम लोगों ने की थी। आज उसके आगे की बातें करनी है। सो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अगला पार्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। ठीक है, सो अगला हमें जो पढ़ना है वो क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। अगर इनको हाइड्रोलिसिस किया जाए तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, उसके बेसिस पे हमारा ये अगला क्लासिफिकेशन है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी, इसमें बहुत सारी चीजें जानने मिलेंगी। इसमें तीन कैटेगरी हैं। तीन कैटेगरी में पहला है आपका मोनोसैकेराइड। आपने नाम सुना होगा, क्लास 12th में था ये, है ना। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? ऐसे सभी कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस होकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दें, सिंगल प्रोडक्ट दे, या बोल सकते हो ये वही रहते हैं जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वही फाइनल बन जाता है। इसमें कोई फर्दर हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स। ठीक है। दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड आपके दिमाग में आया होगा डाइसैकेराइड, नहीं, ओलिगोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड नहीं होता। ओलिगोसैकेराइड, इसके अंदर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इसमें कितने थे? केवल एक प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए इसका मोनोसैकेराइड नाम था। और जो ये दूसरा वाला ओलिगोसैकेराइड, इसमें 2 to 10 मोनोसैकेराइड प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर इनके हाइड्रोलिसिस करोगे तो 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट मिलते हैं। 2 मिलेगा तो ओलिगो के अंदर ही आता है, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, ऐसे कहलाएगा। और चौथा और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड कहने का मतलब है यहाँ पे, ये हाइड्रोलिसिस करने के बाद 100 to 1000 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं। मोर देन 1000 भी हो सकता है। सो पॉलीसैकेराइड वो कंपाउंड होता है जिनके हाइड्रोलिसिस अगर आप करोगे तो हजारों हजार प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं, वो कहलाते हैं पॉलीसैकेराइड। तो ये तीन ब्रॉड कैटेगरी है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये तीनों हमें पढ़ना है वन बाय वन। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में आपको ये देखने मिलेगा। सैकेराइड प्रोडक्ट कहने का सेंस है यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस है, कितने प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस के बाद देगा, दैट इज कॉल्ड सैकेराइड्स। एक देगा तो मोनोसैकेराइड, 1 से 10 तक के बीच में दे दिया तो एक हो गया तो हो गया, 2 से 10 तक हो गया तो ओलिगोसैकेराइड। अब उसमें जो होगा उसको डाई, ट्राई, टेट्रा बोलेंगे। और उसके बाद जो आखिरी वाला आप देख पा रहे हो, हजारों हजार प्रोडक्ट जो मिलेंगे उसमें कहलाएगा पॉलीसैकेराइड। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? सो मोनोसैकेराइड जैसा मैंने अभी डिफाइन किया, आफ्टर हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस ओनली सिंगल प्रोडक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ
सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। सो दोज कार्बोहाइड्रेट विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। ठीक है, दे हाइड्रोलाइज टू गिव ओनली वन प्रोडक्ट, बस इतना ही लिखना है, दे हाइड्रोलाइजेस टू गिव सिंगल प्रोडक्ट, या बोल सकते हो ओनली वन प्रोडक्ट, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ही देगा। सो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। इसके एग्जाम्पल में आपका आएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा मोनोसैकेराइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस करिएगा दोबारा आपको कोई प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है। फ्रक्टोज नाम तो सुना ही होगा, मैनोज, इसके अलावा गैलेक्टोज, ये सब ऐसे हैं जिनमें कि हाइड्रोलिसिस के बाद सिर्फ आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट। अब जो मोनोसैकेराइड है उनको भी और फर्दर क्लासिफाई किया गया है और सब कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। वो सब कैटेगरीज क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। जो उनका मेन सब कैटेगरी है, मोनोसैकेराइड में होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कुछ को एल्डोज कहा जाता है, एल्डोजेस। एल्डोजेस कहने का मतलब है ऐसे मोनोसैकेराइड जिनका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो। ठीक है, एल्डिहाइड अगर फंक्शनल ग्रुप होगा देन उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोजेस। सो इफ फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड देन दैट शुगर इज कॉल्ड एल्डोज शुगर। ठीक है, एल्डोज शुगर। इफ फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, ध्यान रखिएगा, एल्डोजेस का मतलब एल्डिहाइड से। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तब उसको एल्डोज कहा जाएगा। इसके एग्जांपल आपके पास हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज एल्डोज शुगर है। इसके अलावा मैनोज, मैनोज, इसके अलावा गैलेक्टोज, ये तीनों आपके क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, इनको एल्डोज कैटेगरी कहा जाता है, एल्डोज के फॉर्म है। दूसरा इनका जो फॉर्म है, ए के बाद बी लिखते हैं, दैट इज कीटोजेस। कीटोजेस का मतलब होता है भैया जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो। सो कीटोज शुगर किसे बोलते हैं, दोज कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक, सो इफ फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है देन आपका वो कीटोज कहलाएगा। इसके एग्जांपल आपको पता होंगे। पहला एग्जांपल है इसका फ्रक्टोज। जो हमारा फ्रक्टोज है उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, फ्रक्टोजेस। इसके अलावा जाइलिलोज, जाइल्यूलोज, ये सब जो है आप देख पा रहे हो, दे आर द एग्जांपल ऑफ, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कीटोज शुगर। और ये जो एग्जांपल है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एल्डोज शुगर। ठीक है, ये एल्डोज की कैटेगरी में आते हैं और कीटोज की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको एल्डोज और कीटोज दोनों पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम इसमें कंफ्यूजन की वजह से गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो कोई गड़बड़ ना हो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया। ठीक, अब इसके बाद आता है, वो मैं क्लासिफाई नहीं कराऊंगा, इसमें भी आता है नंबर ऑफ कार्बन पे। 3 कार्बन का है कार्बोहाइड्रेट है, 3 कार्बन का, दैट इज नोन एज ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, 3 कार्बन का होता है तो उनकी जो क्लासिफिकेशन ट्रायोज, ट्रायोज शुगर बोलते हैं। 4 होगा तो टेट्रोज शुगर, 5 होगा तो पेंटोज शुगर, 6 होगा तो हेक्सोज शुगर। अब ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। अब मान लो 3 कार्बन का एल्डिहाइड है तो ट्रायोज एल्डिहाइड होगा, वो कीटोन होगा तो ट्रायोज कीटोन ग्रुप हो जाएगा उसमें। तो ऐसे ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, 3 कार्बन का आपका ट्रायोज शुगर क्या होता है, एग्जांपल आपको मिलता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। टेट्रोज में आ जाओगे तो टेट्रोज का जो एग्जांपल है आपने सबने पढ़ा होगा, एरिथ्रोज और थ्रियोज, ये दोनों टेट्रोज 4 कार्बन के हैं। उसके आगे आप बढ़ोगे पेंटोज शुगर, जो डीएनए आरएनए का कंपोनेंट है, पेंटोज शुगर, राइबोज उसी में आता है पेंटोज शुगर में। ठीक है, उसके बाद आ जाओगे 6 कार्बन में तो हेक्सोज शुगर। ये आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज जो देख रहे हो सब 6 कार्बन वाले हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सोज शुगर। तो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे क्या होता है, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, जो भी कहा जाए आपका अलग अलग आ जाएगा। तो उसके हिसाब से आप उसमें देखते हो, तो आप उस क्लासिफिकेशन को ध्यान रखिएगा। वो लिखने के लिए नहीं आता है, हाँ, बट पता होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि हमें कुछ भी पता नहीं है। अप टू दिस सबको क्लियर है? क्लियर है तो चलो कमेंट सेक्शन में एक बार आ जाओ, फटाफट कुछ डिस्कस करना है तो कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो कमेंट सेक्शन में, विनय प्रजापति, थैंक यू बेटा। किसी को कुछ पूछना है तो भैया जल्दी से पूछ लो, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, इसके आगे का सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज के बारे में। सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है,
कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अभी मोनोसेक्राइड हुआ है, डाइसेक्राइड ट्राइसेक्राइड कराता हूं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, ये आप पहले इसको बना लो। किसी को कुछ नहीं पूछना, चलो आगे चलते हैं। मोनोसेक्राइड के बाद जो हमारा दूसरा पार्ट था, दूसरा पार्ट दैट इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमें 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट मिले, ठीक है, 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे, उनको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। इफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस 2 to 10, 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट, such carbohydrates are called oligosaccharide. Such carbohydrates are called क्या कहलाता है ये? ओलिगोसैकेराइड। इनको हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। अब देखिए ओलिगोसैकेराइड तो हमें पता चल चुका। अब कोई 2 प्रोडक्ट देगा, अगर 2 प्रोडक्ट दिया तो इसको हम लोग नाम देते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड ये अपने सिलेबस में है, ये डाइसैकेराइड बन गया। अगर 3 प्रोडक्ट देता तो ट्राइसैकेराइड, 4 प्रोडक्ट देता तो टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, ऐसे होता चला जाता, ठीक है। 4, 5 ऐसे 10 तक होता चला जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो आपको देखना है कितने प्रोडक्ट मिले। अब डाइसैकेराइड जब बनेंगे तो डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल भी आपको देने पड़ेंगे और इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में पढ़ना है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास सुक्रोज, चीनी हमारा डाइसैकेराइड है, सुक्रोज। उसके अलावा माल्टोज, माल्टोज, और एक और है लैक्टोज। ये तीनों हमारे पास हैं और ये तीनों हमें सिलेबस में पढ़ना है। ऑल दीज 3 आर एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड्स। हमें डाइसैकेराइड पूरा डिटेल में पढ़ना है, आपको भी डाइसैकेराइड पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। कोई दिक्कत परेशानी होगा तो बताइएगा, आपको बता देंगे, ठीक है। सो ये आपका हो गया डाइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड अपने सिलेबस में नहीं है, सो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले भी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओलिगोसैकेराइड। नाउ आगे चलो पॉलीसैकेराइड। तीसरा जो होगा वो क्या कहलाएगा? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड का मतलब हो गया, पॉली मतलब ढेर सारा, है ना, बहुत सारे। जब पॉलीसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस की जाती है देन इट प्रोड्यूसेस 1000 ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। इनकी हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट 100 से हजारों संख्या में मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करता है, इसलिए इनका क्या नाम है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीमर है, एक तरीके का लो नेचुरल पॉलीमर है। पॉलीसैकेराइड्स आर नेचुरल पॉलीमर। आप सब जानते हो पॉलीमर के बारे में, आपके सिलेबस में है, एक यूनिट है पॉलीमर, वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो दे हाइड्रोलाइजेस टू प्रोड्यूस 100 to thousands of monosaccharide units। ये हजारों की संख्या में मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। आप में से किसी को एग्जाम्पल पता हो पॉलीसैकेराइड के तो बताइए, किसी को भी। आप में से किसी को अगर पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल पता हो तो बताओ, कम से कम 3, कम से कम 3 पॉलीसैकेराइड आप सभी को बताना है। फटाफट बताओ बच्चों। वीडियो को लाइक कर लो, नए चैनल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना जरूर भूलना मत। जरूर से सबको भेज भी देना आप लोग और सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे मैं पढ़ाता हूँ। एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं, सबको एग्जाम्पल पता है। एक है आपके पास स्टार्च, आलू जो खाते हो पूरा स्टार्च है। दूसरा है सेल्यूलोज, पेड़ का जो छिलका है। और तीसरा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो आप एक्स्ट्रा खाना खा लिया, आपके बॉडी में जो इकट्ठा हुआ है वही है ग्लाइकोजन, ठीक है। हमारे बॉडी में जो यहाँ पे होता है ग्लाइकोजन। तो ये आपका तीनों पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं और हमें ये दोनों के डिटेल पढ़ने हैं। स्टार्च और इसके पूरे डिटेल पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट भी करेंगे। तो ये 1 by 1 आपको सब कुछ पढ़ना ही है। सो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन जस्ट अभी कंप्लीट किया है, ठीक है। आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट
नाउ हमें आगे बढ़ना है 1 by 1, ठीक है। पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के रिएक्शन पढ़ेंगे, देन डाइसैकेराइड उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, देन पॉलीसैकेराइड और उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, देन इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। सो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, वेरी गुड। मैंने कल भी एग्जाम्पल भी कराया था, आपको बताया भी था। अब आप बताओ इसमें से कितने शुगर है जो रिड्यूसिंग है और कौन कौन है जो नॉन रिड्यूसिंग है? कोई बता सकता है कितने शुगर है जो रिड्यूसिंग है और कितने ऐसे शुगर हैं जो नॉन रिड्यूसिंग है? तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर दोनों के एग्जाम्पल बताइए। अब क्वेश्चन कुछ करा दे क्या ऑब्जेक्टिव आपके लिए, बट ऑब्जेक्टिव से तो मतलब है नहीं, कराया तो जा ही सकता है, मगर कितने रिड्यूसिंग है और कितने नॉन रिड्यूसिंग है कोई बता सकता है? जो यहाँ पर लिखे हो इसमें से कोई रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आ गए, जितना आया करे आप लोग लिख दिया करो, एकदम ये सोचने की जरूरत नहीं है सही गलत, गोली मारो सही और गलत का। तो एक चीज़ और अभी कंफर्म कर दो, आपने जो लोग जानते हो कि जिनका बॉटनी जूलॉजी मेजर था उन सबको सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़नी है, ये बता दीजिएगा। पेपर हो गया पूरा केमिस्ट्री का और पास होना पड़ेगा। जिन लोगों ने केवल बॉटनी और जूलॉजी या फिजिक्स और मैथ लिया है, केमिस्ट्री को माइनर लिया था, उनको ये पूरा सेमेस्टर केमिस्ट्री पढ़नी है। उनको लिंक शेयर करके एक बार याद दिला देना। होता क्या है ना, उन्हें लगता है केवल बॉटनी जूलॉजी ही पढ़नी है, बट नहीं, पढ़ना तीनों है। मेजर बॉटनी जूलॉजी है जो लास्ट ईयर में आपको पढ़ना होगा। लास्ट ईयर में केमिस्ट्री छूट जाएगी जिनका माइनर होगा, बट जिनका मेजर होगा उनकी केमिस्ट्री रहेगी और बाकी जो सब्जेक्ट माइनरली होगा वो छूट जाएगा। एक माइनर आपका सब्जेक्ट ही है, क्योंकि बीएससी में 3 पेपर होते थे पहले। अगर आप बायो ग्रुप से होते तो बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री होता, बायो ग्रुप से होते तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता। अब बायो ग्रुप में जिनका मेजर बॉटनी और जूलॉजी है उनको केमिस्ट्री माइनर पढ़ना है, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा। फर्स्ट में नहीं था, उस एक सेमेस्टर में होगा, सेकेंड में और फोर्थ में होगा। और जिनका मैथ और फिजिक्स मेजर है उनका ये सेकेंड सेमेस्टर की और पढ़नी पड़ेगी पूरी केमिस्ट्री, क्योंकि आपका माइनर का पेपर होगा। ये ध्यान रखना, ये ना हो कि फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं हुआ तो इसमें भी नहीं होगा। ये कन्फ्यूजन होगा तो उसको भेज देना, समझा देना, कन्फ्यूजन दूर कर ले और पढ़ ले, क्योंकि लोग क्लास तो करते नहीं है, पास होने की संभावना नहीं है। फेल हो गए तो पूरे सब्जेक्ट में फेल हो गए, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यहाँ से शुरू होगा केमिस्ट्री। तो ये बताओ कितने लोगों को पता था सारा? अभी जो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ ये सबको क्लियर था या किसी को कन्फ्यूजन है तो बता दूं फिर से? जरा इसको एक बार क्लियर कर लो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाओ। अगर आपको माइनर सब्जेक्ट केमिस्ट्री, किसका माइनर सब्जेक्ट केमिस्ट्री है आपको पता है या आपको अपना पता है? जब माइनर आपका केमिस्ट्री है तो भी आपको ये पढ़ना है। माइनर आपका अगर दूसरा सब्जेक्ट है तो भी आपको वो पढ़ना है। इस सेमेस्टर में होगा, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में माइनर का पेपर होगा, सिक्स्थ में नहीं होगा क्योंकि वो हट चुका रहता है। चलो तो अब चलते हैं आगे। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हेडिंग डाल लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहीं से शुरू होगा असली कहानी, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट वाली कहानी शुरू होती है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें पूरा डिटरमिन करना है, और यहाँ से आप जब स्ट्रक्चर ग्लूकोज का डिटरमिन कर रहे होगे तो आपको कुछ भी पता नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी पता नहीं होगा। और जब कुछ भी नहीं पता होगा तो आपको अच्छे से पता है फिर करना क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये है हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता लगाने का तरीका। देखिए है क्या, सबसे पहले जब हम इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, पता था तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि गलती से अगर भूल गए तो सही में नुकसान हो जाएगा, पेपर तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। जिसको नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि उनको दूसरी दुनिया में रहते हैं, तो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा या शेयर कर दीजिए, उन तक पहुँच जाएगा तो पता चल ही जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पता लगाना, हमें अभी ग्लूकोज के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ज्योमेट्री कैसा होता है, कितने कार्बन होते हैं, कौन से कार्बन पे कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, कुछ भी नहीं पता। 1 by 1 स्टेप वाइज हम लोग पता लगाएंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहला जो है
द फर्स्ट थिंग, जब भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको स्ट्रक्चर पता लगाना होगा तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करिए, ठीक है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बताओ जरा, तो आप लोग जल्दी से बताओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज is C6H12O6 and 180 ग्राम रेस्पेक्टिवली। सो हमारा जो ग्लूकोज है उसका जो मोलर मास है वो कितना है, 180 ग्राम है, और जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H12O6 है, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास है, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है, आपको ये पता लगाना होगा कि ग्लूकोज में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, DU बोलते हैं उसको, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इससे पता चलता है कि ग्लूकोज में रिंग है या कोई पाई बॉन्ड है या नहीं है। अगर मान लो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आया तो उस मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड या एक रिंग हो सकता है, ठीक है ना। एक पाई बॉन्ड हो सकता है या तो एक रिंग, दोनों नहीं। अगर DU बराबर 2 आया तब हो सकता है 2 पाई बॉन्ड हो या 2 रिंग हो या एक रिंग एक पाई बॉन्ड हो। तो DU बराबर आइदर रिंग भी हो सकता है या एक पाई बॉन्ड भी हो सकता है। सो यहां दिखाना है हमको कि कितना होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो DB डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहते हैं, या इसी को DU कहा जाता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ ग्लूकोज इज 1। ग्लूकोज का जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या DU है 1 है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, अरे सर ये कैसे निकला, 1 होगा, याद करना पड़ेगा? नहीं, फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है आपका DU या DB निकालने का। इसका फॉर्मूला याद रखना, C-H/2 + 1। इस फॉर्मूले से आप किसी भी मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसमें केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिया हो, नाइट्रोजन, हेलोजन दिया होगा तो और फॉर्मूला हो तो उसको बाद में बता दूंगा। यहां से तो ग्लूकोज का इससे फॉर्मूला से निकाल के देखो DU बराबर 1 आ रहा है कि नहीं, इस फॉर्मूले से निकाल के देखो। अगर DU बराबर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ग्लूकोज के पास या तो एक पाई बॉन्ड है या एक रिंग है, दोनों में से कोई एक तो है ना, कोई एक तो है। अब वो भी पता लगाना है क्या है। समझ में आया? एक पाई बॉन्ड या एक रिंग होना कंफर्म हो गया। अब तीसरी बात देखो, आप सबको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 6 कार्बन है। 6 कार्बन से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 6 कार्बन हो सकता है सीधा चेन हो या हो सकता है ब्रांच हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो एग्जैक्टली क्या है आइए पता लगाते हैं। जब ये बात पता लगाने आओगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, यहां पे आपको देखने मिलेगा ग्लूकोज को अगर हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा, जो तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं आपको मैं यही लिख दे रहा हूं। अगर कभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे ना, जैसे आप IIT JAM का पेपर देने जा रहे हो, या हो सकता है आप पेपर देने जा रहे हो MSc एंट्रेंस के लिए, तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। जब ग्लूकोज को रेड फॉस्फोरस और HI के साथ गर्म किया गया, ठीक है, व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विथ रेड फॉस्फोरस एंड HI, ये N-हेक्सेन बनाता है। N-हेक्सेन मतलब 6 कार्बन का सीधा चेन। अब आप बताओ इससे क्या कंक्लूजन निकला? ग्लूकोज ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है या स्ट्रेट चेन है कार्बन स्केलेटन का? आप लोग जरा कंक्लूड करके बताओ क्या होगा, क्या मीनिंग निकला इसका। तीसरा पॉइंट है ये। थर्ड पॉइंट है व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विथ, व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विथ रेड फॉस्फोरस एंड HI, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, इसके साथ जब गर्म करोगे तो मिलेगा हमें इट प्रोड्यूस
n-हेक्सेन, इट प्रोड्यूस n-हेक्सेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, n-हेक्सेन प्रोड्यूस करता है, जो क्या कंफर्म करता है कि हमारा जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन का सीधा चेन है, स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन। क्योंकि अगर हेक्सेन ना बनता, कुछ और बनता, तो नाम लिखते तो पता चल जाता ब्रांच है कि नहीं है। हो सकता है वो 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेन रहा हो, या वो हो सकता है 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन की जगह 1 पे इथाइल लगा हो, 3 इथाइल या 2 इथाइल ब्यूटेन रहा हो, कुछ भी हो सकता है, पेंटेन हो सकता है, 2 मेथाइल पेंटेन हो सकता था। बट हेक्सेन बनना कंफर्म करता है ग्लूकोज इज द स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन। ग्लूकोज का जो कार्बन का चेन है 6 कार्बन का है और वो सीधा है, एकदम सीधा स्ट्रेट चेन है, ये यही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो देखो जरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, CHOH 4 बार होता है और एक होता है CH2OH। जब ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज है, इसको गर्म करते हैं किसके साथ, HI के साथ। रिएक्शन याद रखना भैया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेड फास्फोरस के साथ क्या कर देना है, गर्म। जैसे ही इसको करेंगे हम लोग गर्म, बन जाएगा n-हेक्सेन, 6 कार्बन का सीधा चेन, 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग बोलते हैं n-हेक्सेन। इट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो हमारा है वो 6 कार्बन का सीधा चेन है, उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, कहीं कोई ब्रांच नहीं हुआ है। बात समझ में आया सभी को? सभी लोग को इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? जल्दी से बताओ हाँ या ना। स्ट्रेट चेन वाली बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलो ये कंफर्म करता है, इट कंफर्म्स दैट ग्लूकोज इज स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन, स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन। हमारा जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन का सीधा चेन है, ये कंफर्म हो गया दूसरे रिएक्शन से। ठीक है, दूसरे रिएक्शन से। अब चलो 6 कार्बन का फंक्शनल ग्रुप पता लगाएंगे, कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं और कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। आइए इसके बारे में पता लगाएं। चौथा रिएक्शन होगा वो, फोर्थ रिएक्शन, बड़ा ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। ऑक्सीम का नाम सुना होगा। जब कभी एल्डिहाइड या कीटोन, कोई भी हो, एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन आप कराओगे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो वो बताता है इसमें एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ऑक्सीम बना तो प्रेजेंट है, नहीं बना तो अब्सेंट है। सो यही होने वाला है। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, NH2OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, नाम लिखना ना, हाइड्रोक्सिल अमीन। इट गिव ऑक्सीम एज अ प्रोडक्ट, ऑक्सीम एज प्रोडक्ट। अगर ऑक्सीम बना तो एक चीज तो कंफर्म है, या तो एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा या तो कीटोन, क्योंकि ऑक्सीम बनाने का सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी जो वो एल्डिहाइड और कीटोन का ही है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीम बन रहा है, मीन्स एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई हो सकता है। हम नॉट श्योर अभी कौन सा है, एल्डिहाइड या कीटोन अभी कंफर्म नहीं है, थोड़ी देर बाद कंफर्म होगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद कंफर्म होगा। तो आइए रिएक्शन देखते हैं कैसे ऑक्सीम बना होगा। ये ग्लूकोज है, C+O और एल्डिहाइड का H मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। बाकी सभी जो CHOH ग्रुप है वहीं रहेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और ये CH2OH। जब ऑक्सीम का रिएक्शन करा हाइड्रोक्सिल अमीन का, तो हाइड्रोक्सिल अमीन होता है NH2OH, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक, NH2OH। ये क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, इसका CO और इसका H2 आपस में जुड़ के वाटर रिलीज कर देते हैं, पानी बाहर चला जाता है। ठीक है, यहां से क्या होगा, -H2O चला जाएगा, पानी चला गया बाहर। अब देखो पानी बाहर गया, तो पानी अगर बाहर गया तो कंडेंसेशन कहलाएगा। इसका H2 और इसका O चला गया बाहर। अब जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर देखिए, HCN-OH। इस फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीम कहा जाता है। जो C+NH-OH है, इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं ऑक्सीम। तो ग्लूकोज ने क्या किया, ऑक्सीम बनाया। दिस प्रोडक्ट इज ऑक्सीम। ऑक्सीम फॉर्मेशन कंफर्म दैट
ग्लूकोज हैव एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप। हाँ बेटा, पेपर सब्जेक्टिव होगा, सारा आप सब सब्जेक्टिव होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव का टाइम खत्म हो चुका है, तो जिसको कंफ्यूजन हो दूर कर लो। अब ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, ये ऑक्सिम बन गया। ऑक्सिम बनना क्या कंफर्म करता है? इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कंफर्म हो गया। या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन, या तो CHO होगा और या तो होगा कीटोन। ठीक है, इनमें से कोई हो सकता है। चलिए, इतनी बात हो गई। तीसरा रिएक्शन, मतलब ये हमारा चौथा रिएक्शन भी हो गया। अब एल्डिहाइड है कि कीटोन है, ये पता लगाने के लिए HCN का अटैक कराएंगे। उसको क्लियानी सिंथेसिस भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्लियानी सिंथेसिस आगे पढ़ना है। जब ग्लूकोज के कार्बन के चेन को बढ़ाना होता है तो हम लोग क्लियानी सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, सो पांचवा रिएक्शन। अब एल्डिहाइड है कीटोन है, ये कंफर्म करना पड़ेगा। अभी दोनों में से कोई भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कौन है, दोनों में से कोई भी अभी हो सकता है, नॉट श्योर। ठीक है, होते थे अब नहीं होंगे। ठीक है नाजिया खान, पहले ऑब्जेक्टिव होते थे अब नहीं होंगे। मैं पहले भी नोटिस आपको भेज चुका हूं यूनिवर्सिटी का, अगर आपने नहीं पढ़ा था तो कन्फ्यूजन में मत रहिए, सभी लोग जग जाइए, सोने का टाइम खत्म हो चुका है। अब सब्जेक्टिव होगा, अब ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव का टाइम खत्म। बात समझ गए ना? नहीं पता होगा तो बता देना, जिसको नहीं पता हो सब लोग को जान लो, बाद में ये ना हो कि एग्जाम में पहुंचे हो ऑब्जेक्टिव देने। सब्जेक्टिव होगा 2 घंटे का, क्लियर रखना। सो चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है उसमें क्या है, अब कंफर्म करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन है। सो व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ HCN, ठीक है, HCN, इट फॉर्म साइनोहाइड्रिन विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव हेप्टेनोइक एसिड डेरिवेटिव। ध्यान रखना, हेप्टेनोइक एसिड मतलब 6 कार्बन से 7 कार्बन की तरफ चला गया। हेप्टेनोइक एसिड बनने का यही एक प्रूफ है। इसमें क्या कंफर्मेशन होता, जरा ये देखिए। इसमें आपको 2 रिएक्शन करके दिखाऊंगा। अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर कभी पढ़ा होगा जिंदगी में तो आपको पता होगा एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हमेशा टर्मिनल पे होते हैं। अगर उस पर CN जोड़ेगा तो कार्बन चेन लेंथ बढ़ जाता है, बट अगर कीटोन पे जोड़ोगे तो कीटोन बीच में होता है, ब्रांचिंग हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए जरा समझ लो, ग्लूकोज का रिएक्शन तब कराएंगे, पहले समझा रहा हूं फिर उसको मिटा दूंगा। मान लो कोई कंपाउंड में आपका ये C डबल बॉन्ड H है और नीचे 2 कार्बन और हैं, तो आप इसको कितने कार्बन का पैरेंट चेन मान रहे हो? कितने कार्बन का पैरेंट चेन है बताइए सभी लोग? ये 3 कार्बन का पैरेंट चेन है। इस पे अगर हम HCN का अटैक कराएंगे तो H प्लस होता है और CN माइनस। CN आके इस पे जुड़ेगा, है ना, जुड़ेगा तो ये बदल जाता है OH में, H यहाँ चला आता है, तो ये जो बनेगा वो HCN इसके खोपड़ी पे आके जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा OH, और नीचे जो कार्बन थे वो रह जाएंगे। सो यहाँ जो पैरेंट चेन था, पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितनी थी? ध्यान से देखना, 3 थी। 1 2 3। मैं IUPAC नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं बस सिंपल दिख रहा हूं। ठीक है, तो अभी कितना हो गया इसमें पैरेंट चेन की संख्या, जरा बताओ कितनी हो गई? इसमें पैरेंट चेन में कितने कार्बन है PC में? पहले 3 थे, अब 4 हो गए। 1 2 3 4। बोलो क्लियर है कि नहीं है? सो अगर एल्डिहाइड पे HCN जोड़ोगे तो कार्बन चेन लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, कीटोन पे जोड़ेंगे तो क्या होगा जरा देखना। कीटोन बेटा हमेशा बीच में होता है, C डबल बॉन्ड O। इसमें भी पैरेंट चेन में जो कार्बन है पैरेंट चेन में वो कितने हैं? 3 ही हैं। अब इसमें HCN जोड़ा,
सो H प्लस हो गया और Cn माइनस। तो जब Cn किस पे अटैक करेगा, इस पे, तो जब Cn इस पे अटैक करेगा तो एक C ऊपर था, अगला Cn जो है इधर आ गया, ये Cn है और ये हो गया OH और ये हो गया कार्बन जहाँ था वहीं। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, अभी भी 3 ही है। पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन होता है, चाहे आप इधर से लो 1 2 3 या आप यहाँ से लो 1 2 3, है तो 3 ही। शुरू में भी कितना था, 3 ही था। तो पेरेंट चेन में कोई संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई, एक ब्रांच हो गया। कीटोन होगा तो हमेशा ब्रांचिंग होगा, बट अगर एल्डिहाइड होगा तो देखो चेन की लेंथ बढ़ गई। तो यहां से 3 कार्बन से कहां गया, 4 में। एल्डिहाइड होगा तो 3 से 4 में। कीटोन होगा तो पेरेंट चेन चेंज नहीं होगा, जो था वही रहेगा, ब्रांचिंग हो जाएगी बट लेंथ की बढ़ोतरी नहीं होगी। अब आपको बात दोनों में समझ में आ गया। यहां से क्या प्रूफ हुआ, साइनोहाइड्रिन जो बना वो, इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। ध्यान से देखो, अगर एक ही कार्बन पे OH और Cn दोनों होंगे तो साइनो फॉर Cn एंड हाइड्रिन फॉर OH, इसको साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। दोनों एक साथ आ गए, कार्बन का चेन लेंथ बढ़ गया। ग्लूकोज कितने कार्बन का था, 6 का, बट जब ये HCN से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बनाया और उसकी हाइड्रोलिसिस Cn के हाइड्रोलिसिस करोगे तो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। जब हाइड्रोलिसिस करोगे Cn का तो Cn बिकम COOH, तो एक कार्बन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। इससे क्या प्रूफ हुआ, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है कि ग्लूकोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को, ये बताइए। हाँ, 3 कार्बन HCN के बाद भी था। सो अभी समझ में आ गया ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब मुझे अपना ग्लूकोज का मेन पार्ट आना है। सो अब देखो, जो ग्लूकोज है उसमें अगर हम HCN का अटैक कराएंगे, सो अटैक ऑफ HCN से हमें क्या मिलेगा, साइनोहाइड्रिन, जिसमें कार्बन की संख्या 7 होगी, और उसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे हम लोग तो हेप्टेनोइक एसिड डेरिवेटिव मिलेगा, विच कन्फर्म दैट ग्लूकोज हैव 6 कार्बन और एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा। सो ये रहा हमारा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, इस पे हम अटैक कराने वाले हैं किसका, HCN का। HCN में H पॉजिटिव पार्ट और Cn क्या होता है, निगेटिव पार्ट। जब इस पे अटैक करेगा तो हमें मिलेगा ये Cn आकर जुड़ जाएगा, ये Cn माइनस इस पे अटैक करेगा। इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ, आसान रहेगा आपके लिए, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, तो ये हो जाएगा OH और इसी पे Cn जाके जुड़ जाएगा। सो ये CH OH H, और नीचे वाला जो था उसमें ऑलरेडी 4 OH थे ही, ये हो गया CH2OH। अब जोड़िए टोटल कितने कार्बन होगा। शुरू में जब हमने काउंटिंग किया था तो 1 2 3 4 5 यहीं आएगा, 2 3 4 5 इसमें था और 6 यहाँ था। अब देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 यहीं है और 7 ये, तो 7 कार्बन का हो गया ना। यहाँ पे जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का। ध्यान से देख लो, यहाँ पे जो पेरेंट चेन था वो कितने कार्बन का था, 6 कार्बन का। क्लियर है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर लो, इसको हम लोग साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। ये जो बना है ये हमारा साइनोहाइड्रिन है, ठीक। अब साइनोहाइड्रिन की कर देंगे हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H2OH+। तो जो Cn है, हाइड्रोलिसिस के बाद जो Cn होता है वो कन्वर्ट हो जाता है COOH में, ठीक है। जो Cn है वो कन्वर्ट हो जाता है COOH में, ध्यान रखिएगा इस बात को। सो जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे, नाउ Cn बिकम COOH और ये CHOH अपनी जगह, और ये 4 CHOH एक साथ थे, एक साथ हैं, जन्मों के साथी हैं, वो रहेंगे अपने साथ। अब ये 7 कार्बन का एसिड है, इसलिए इसका नाम था हेप्टेनोइक एसिड डेरिवेटिव, हेप्टेनोइक एसिड डेरिवेटिव। So it confirms that glucose have aldehydic functional group। बोलो हाँ या ना। इससे क्या कंफर्म होता है, ग्लूकोज के पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन है। इट कंफर्म्स ग्लूकोज हैव एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया।
इट कन्फर्म्स ग्लूकोज हैव एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ग्लूकोज के पास क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारा पांचवा रिएक्शन था। इसको फर्दर प्रूफ करेंगे एक और रिएक्शन से। अपने पास एक और रिएक्शन है जो कंफर्म करेगा कि हाँ एल्डिहाइड ही है। ठीक है, सो अगला रिएक्शन है छठा, सिक्स्थ रिएक्शन। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ब्रोमीन वाटर इट फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड, which confirm the presence of aldehyde functional group, aldehyde functional group। मतलब कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अब प्रूफ हो चुका है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। क्यों कंफर्म हो गया कि आप जो अभी देख पा रहे हो ना, जो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन आप देख रहे हो, जो ग्लूकोनिक एसिड बना है, इट इज बिकॉज ब्रोमीन वाटर इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया, किस में, एल्डिहाइड हमारा ऑक्सीडाइज हो गया, किस में ऑक्सीडाइज हो गया, इन कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये ऑक्सीडेशन किसने किया, दिस ऑक्सीडेशन इज डन बाय ब्रोमीन वाटर। कीटोन जो होते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हैं, वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देंगे। जैसे फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, बट वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा, उसके साथ रिएक्शन ही नहीं करता। तो अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो ये कंफर्म हो ही जाएगा कि जिसने रिएक्शन ही नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, जो रिएक्शन नहीं करेगा वो टेस्ट नहीं देगा, और जो टेस्ट नहीं देगा उससे कंफर्म होगा इट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, सो ब्रोमीन वाटर ने रिएक्शन दिया, ग्लूकोनिक एसिड बनाया, विच मीन्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इज एल्डिहाइड। डन। CHO CHOH का होल 4 और CH2OH, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। और जब इसका रिएक्शन करा दिया हमने ब्रोमीन वाटर से, Br2 प्लस H2O, तो यहाँ होगा ऑक्सीडेशन, और जैसे ही होगा ऑक्सीडेशन, नाउ प्रोडक्ट बिकम COOH, बाकी सब अपनी जगह रहेंगे, बाकी में कोई फर्क नहीं आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। ये आपका ग्लूकोनिक एसिड हो गया, और ये हमारा था ग्लूकोज। सो इससे क्या कंफर्म हुआ, अब ध्यान रखना, एक नोट में ही लिख दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल VIP। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बता दो, इकलौता ये टेस्ट है जो कंफर्म करेगा डिफरेंशिएशन बिटवीन फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। और किसी टेस्ट से आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंशिएशन पता नहीं लगा पाओगे, इससे आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस पता लगा सकते हो। ठीक है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अलग अलग कर देता है, बाकी और कोई फंक्शनल ग्रुप ये काम नहीं कर पाएगा। सो इट इज एबल टू डिफरेंशिएट बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बाकी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं कर पाएगा, ध्यान रखिएगा। सो इट यूज्ड टू डिफरेंशिएट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है ब्रोमीन वाटर। अगर हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, नहीं करेंगे तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। यही बात है भैया, आप सबको पता होना चाहिए। क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? चलो जल्दी से बता दो हाँ ना। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तक प्रूफ हो चुका है,
कितने लोग को यहां तक समझ आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से बता दो, कमेंट सेक्शन में आ जाओ। इसके बाद हम लोग अब चलेंगे एल्डिहाइड के अलावा और कोई फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, ये पता लगाने। ठीक है, अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो बड़ी बुरी बात है, फिर तो आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से 2 बार 3 बार। अगला रिएक्शन है ग्लूकोज हैज बीन प्रूव्ड दैट इट हैज 6 कार्बन, स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन विच कंटेन्स एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप एट टर्मिनल। पहले वाला ही कार्बन पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये पता चल चुका है हम लोगों को। अब इसके आगे क्या और कुछ प्रेजेंट है? तो भाई ऑक्सीजन 6 ठो है, एल्डिहाइड में तो केवल एक ही ना प्रेजेंट होगा वो ऑक्सीजन, बाकी 5 ऑक्सीजन किधर गए ये भी तो पता लगाना पड़ेगा। और डी देखो 1 है, कंफर्म हुआ कि नहीं? अभी अभी आपको पता चल चुका होगा कि इस रिएक्शन में डी बराबर 1 है, क्योंकि जो एल्डिहाइड है ना CHO, C डबल बॉन्ड O होता है, उसमें एक पाई बॉन्ड होता है, वही पाई बॉन्ड बराबर DU मतलब 1 हुआ, तो DU 1 निकला था कि नहीं? तो DU 1 समझ में आ गया। DU 1 कहाँ से आया है? बोलो सभी लोग, DU 1 क्लियर है सबको? वही DU था जो 1 आया, वही DU है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि DU 1 किधर से आया, DU 1 कहाँ से आया? उस एल्डिहाइड में जो CHO ग्रुप है उसी का पाई बॉन्ड है, वही DU बराबर 1 था। अब सातवां रिएक्शन पता लगाना है और क्या प्रेजेंट है। तो और क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, और कुछ एलिमेंट तो है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं कि नाइट्रोजन का टेस्ट करें, हैलोजन है नहीं कि हैलोजनों का टेस्ट करें, सिर्फ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन का चेन पता चल चुका है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ज्यादा क्या हो सकता है? OH, CHO, C डबल OH, इसके अलावा तो हो नहीं सकता है। तो एक तो CHO पता लग चुका, बाकी क्या OH है क्या, इसको पता लगाने के लिए ग्लूकोज को हम लोग PCl5 से रिएक्शन कराएंगे। PCl5 हो, SOCl2 हो या PCl3 हो, अगर आपके मॉलिक्यूल में OH ग्रुप होंगे तो सभी OH ग्रुप रिप्लेस कर दिए जाएंगे Cl से। ध्यान से सुनना, PCl3, PCl5 या SOCl2 का काम यह है कि पूरे मॉलिक्यूल जितने भी OH ग्रुप होंगे, ऑल दोज OH ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl विथ दीज रिएजेंट। आइए क्या होता है देखते हैं। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ PCl5, it form पेंटाक्लोरोग्लूकोज या ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड। पेंटाक्लोराइड बनने का क्या प्रूफ हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 5 क्लोरीन बनते हैं, 5 क्लोरीन जुड़ते हैं। इसका जो पूरा नाम है वो था 2, 3, 4, 5, 6 पेंटाक्लोराइड। ठीक है, इसको चाहो तो करेक्ट वे में लिखना ग्लूकोज 2, 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद पेंटाक्लोराइड, ये बनता है ग्लूकोज 2, 3, 4, 5, 6 पेंटाक्लोराइड, मतलब 5 Cl आए। अब किधर से आए आओ देखते हैं। ये आपके पास 4 OH इधर है और एक OH यहाँ पे है। जब ये PCl5 से रिएक्शन करता है सो बना लेता है CHO, CHCl का होल 4, OH रिप्लेस हो गया किससे? Cl से। सो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज 2, 3, 4, 5, 6 पेंटाक्लोराइड, ये हमारा बना ग्लूकोज। देखो ध्यान से, इट कन्फर्म दैट ग्लूकोज है 5 OH ग्रुप, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसको एक और रिएक्शन है उससे और कंफर्म हो जाएगा। ये है ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड बनाना। ठीक है, ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड बन गया, ऑल OH विल रिप्लेस्ड बाय Cl। दिख रहा है ना सभी को? अच्छे से दिख रहा है ना? क्लियर हो गया सभी को? आओ आगे देखते हैं अगला रिएक्शन क्या,
आप सबने कभी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा है? अगर कोई एल्कोहल एसिड या उसके भाई बहन एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा एस्टर, और एस्टर बनना कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में एल्कोहल है। ठीक है, सो अगला रिएक्शन क्या था, लिखा था व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिड का डेरिवेटिव है, एसिटिक एनहाइड्राइड, उसका फॉर्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, इट गिव ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इट गिव ग्लूकोज 2, 3, 4, 5, 6 पेंटा एसीटेट, एसीटेट एस्टर होते हैं। ठीक है, विच फर्दर कंफर्म दैट ग्लूकोज के पास 5 OH थे, 5 OH न होते तो कभी ये पेंटा एसीटेट न बना होता, 2 होते तो डाई एसीटेट, 3 होते तो ट्राई एसीटेट, ऐसे ही बना होता। बट 5 एसीटेट बनना क्या कंफर्म करता है, 5 एसीटेट है मतलब ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप भी हैं, 4 इधर को और 1 इधर को। अब इसका रिएक्शन करा दो एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है CH3COOCO इसको शॉर्टकट में अगर आपको लिखना हो तो ऐसे लिखा जाता है, CH3CO 2 बार है दोनों साइड ऑक्सीजन के, तो ट्वाइस O लिख दिया। ठीक है, इस ऑक्सीजन के दोनों साइड देखो CH3CO है, इसलिए उसको ट्वाइस लिखा जाता है। जब ये ग्लूकोज से रिएक्शन करता है तो देखो क्या बनता है, उस केस में बनता है ग्लूकोज CHOCOCH3, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटेट, एस्टर है, 4 यहाँ और 1 नीचे, ये प्रोडक्ट बना एंड दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज 2, 3, 4, 5, 6 पेंटा एसीटेट। ये है हमारा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये कंफर्म करता है ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप हैं। तो अब 5 OH ग्रुप जो है ये भी पता चल चुका है। अब सवाल आता है पांचों किस डिग्री के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये भी तो पता लगाना पड़ेगा ना। तो आइए 3 डिग्री तो हमारा कार्बन हो ही नहीं सकता, पूरे कार्बन का चेन ही आप देख रहे हो कि स्ट्रेट चेन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट चेन में 2 डिग्री या 1 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री का सवाल ही नहीं है। तो अब 1 डिग्री है कि 2 डिग्री, आइए पता लगाते हैं। उसका रिएजेंट है HNO3। HNO3 एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी एल्कोहल्स को एसिड में बदल देता है और सेकेंडरी को कीटोन में। सेकेंडरी यहाँ पर रिएक्शन नहीं करता, ग्लूकोज में नहीं। प्राइमरी एल्कोहल अगर होंगे तो HNO3 उसको ऑक्सीडाइज करता है सिर्फ एसिड में। प्राइमरी एल्कोहल बिकम COOH। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। आखिरी रिएक्शन है इसका ग्लूकोज का, फिर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा ये भी। सो ये 8वां रिएक्शन, 7वां था ना पीछे की 8वां था, 8 हो चुका है। 9, 8 के बाद 9वां ये पॉइंट है, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ, व्हेन ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड, दोनों में से कोई भी, ग्लूकोनिक एसिड को भी रिएक्शन कराया, ग्लूकोनिक एसिड रिएक्ट विथ HNO3, इट फॉर्म सैक्रिक एसिड। दोनों, चाहे ग्लूकोज हो और चाहे आपका ग्लूकोनिक एसिड हो, दोनों HNO3 से रिएक्शन करके सैक्रिक एसिड बनाते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात थी। इंटरेस्टिंग क्यों थी? ग्लूकोनिक एसिड का भी प्रोडक्ट सेम बनता है और ग्लूकोज का भी प्रोडक्ट सेम बनता है। व्हाई दिस कोलावेरी? CHOH का होल 4। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सैक्रिक एसिड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सैक्रिक एसिड। यही हमारा सैक्रिक एसिड है। ऊपर और नीचे दोनों एसिड बदल गया। हम ग्लूकोनिक एसिड में HNO3 डाल रहे थे तब भी यही हो रहा था। ये था ग्लूकोनिक एसिड। एक ऑलरेडी देखो आपको दिख रहा होगा, एक ऑलरेडी OH है COOH
और एक नीचे हमारा था प्राइमरी अल्कोहल। तो ग्लूकोनिक एसिड से बनाए तब भी वही बना, तब भी वही बना। ग्लूकोज से बनाने गए तो भी सेम बना। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CHO को किस में ऑक्सीडाइज करते हैं? CHO को और प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में बदल देते हैं। तो आप देखो दोनों से सेम बना। इट कन्फर्म दैट ग्लूकोज है 1 डिग्री, कार्बन की संख्या 1 है। 1 डिग्री अल्कोहल है बट सिर्फ 1 है। क्यों? क्योंकि एक OH पहले से था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, एक और OH आ गया साइक्रिक एसिड में, तो ये प्राइमरी अल्कोहल जो था वो किस में ऑक्सीडाइज हो गया? फर्दर एसिड में। तो इट कन्फर्म दैट ग्लूकोज हैव 1 डिग्री OH ग्रुप, है ना, बाकी सब 4 2 डिग्री हो जाएंगे। सो अब हमें ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर मिल चुका है। सारे रिएक्शन पढ़ने हैं आपको, ये सारे रिएक्शन सिलेबस का पार्ट है और सारे रिएक्शन से क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे। स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज प्रूफ करने के लिए आएगा 20 नंबर में, सारे रिएक्शन लिखने पड़ेंगे जितना बताया हूँ, ध्यान रखना। स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज जब प्रूफ करना होगा तो सभी रिएक्शन जितने आपको अभी दिख रहे हैं ना, सब लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब हमें सब कुछ पता चल चुका है। कार्बन क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ, फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखो जरा, निकालने जरा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आइए देखते हैं हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है। 1 बाय 1 बनाएंगे, खुद ब खुद निकल के सामने आ जाएगा। सो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, सबसे पहले हमें भी पता चला है कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का सीधा चयन है, तो क्यों ना 6 कार्बन का सीधा चयन बना लिया जाए। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन का क्या स्ट्रेट चयन है, सीधा नहीं बना था। ये रहा पहला का, फर्स्ट कार्बन, एक, 2, 3, 4, 5, 6। फर्स्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड OH है ना, C डबल बॉन्ड OH, CHO ग्रुप पहले कार्बन पे। दूसरे कार्बन का जो OH होता है वो राइट हैंड साइड होता है। तीसरे का जो OH होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। चौथे का जो OH होता है वो राइट हैंड साइड होता है। और पांचवे का जो होता है वो भी राइट हैंड साइड होता है। और छठे वाले में कोई साइड लिखने की जरूरत नहीं है, वो CH2OH होता है, CH2OH होता है। ये हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ध्यान से देख लो, फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यही है। अब इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कितने कायरल सेंटर है ग्लूकोज में, ढूंढो। कायरल सेंटर है 1, 2, 3, 4, ये चारों कायरल सेंटर हैं जहां से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नंबरिंग ग्लूकोज का यहां से होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर किसी से पूछ लिया जाए ग्लूकोज का IUPAC नाम बताओ, आप में से कोई बता सकता है ग्लूकोज का IUPAC नाम क्या होगा? सामने आपके ग्लूकोज रखा है, इसका अगर IUPAC नाम आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या आंसर दोगे? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इस ग्लूकोज का IUPAC नाम क्या है, किसी को पता है? IUPAC नेम ऑफ दिस ग्लूकोज इज, जिसको पता हो बताए। व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर? जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है, इसका IUPAC नाम लिखना हो तो क्या नाम लिखोगे? कोई लिख सकता है, जिसको पता हो लिख सकता है।
किसी को नहीं पता? मैं ही बता देता हूँ। मैंने नंबरिंग कर दिया है। नंबरिंग करने से क्या होगा, 2 3 4 5 6 है ना, इसका नाम ऐसे ही लिखना है। इसका नाम है 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6 पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेनल। ये है ग्लूकोज का IUPAC नेम। ये कॉमनली जाना जाता है ग्लूकोज नाम से, ठीक है। ये जो कॉमनली है वो क्या है, ग्लूकोज। बट अगर उसका IUPAC नाम लिखोगे तो IUPAC नाम ग्लूकोज का ये है, हेक्सेनल। 6 कार्बन का है तो हेक्सेनल। अगर आपसे पूछा जाए टोटल कायरल सेंटर की संख्या कितनी है, टोटल कायरल सेंटर कितने हैं, तो टोटल कायरल सेंटर की संख्या है 4 कायरल सेंटर है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। सो ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या जो है इसकी वो 16 होती है। रीजन n बराबर 4 है और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या बराबर होती है 2 की पावर n। ये फॉर्मूला है। तो n बराबर है 4, तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। ऑल 16 आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव हैं, मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट को सब रोटेट करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बार ये भी पूछता है कि कॉन्फ़िगरेशन किसका क्या होगा, ठीक है। सो अगर कॉन्फ़िगरेशन कभी पूछता है तो मैं निकाल के दे देता हूँ। पहला वाला कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R होता है, दूसरा S, फिर R, फिर R। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है RS होता है। ये है डी ग्लूकोज का, ठीक। ये हमारा है डी ग्लूकोज, उसका कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना। डी ग्लूकोज RS होता है। तो ये था पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्लूकोज हमारा जो स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है वो क्लियर हो चुका है सभी को, ये कंप्लीट हो चुका। सबको समझ में आया कि नहीं? अब आप लोगों से कमेंट सेक्शन में बातें की जा सकती हैं। ये मैंने अभी आपका कंप्लीट कर दिया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का प्रूफ हो चुका है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या कमी होगी, क्या दिक्कतें होंगी, ये 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। वो अगले लेक्चर में डिस्कस होगा, आपको पता चल जाएगा। सो कैसा रहा आज का ये लेक्चर, आपको समझ में आया, ज्ञान लायक था? आप लोग बच्चों सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जो लोग नहीं किए हो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो। बाकी कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हो, ठीक है। जो लोग नहीं किए हैं उनको ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा ताकि वो भी कर लें। जो लोग कर लिए हो बहुत अच्छी बात है। बाकी कुछ अगर पूछना हो आपको तो मैं इधर ही हूँ, आओ के पूछ लो। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। शेयर एक बार आप लोग जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, या कोई ग्रुप हो आप लोग के दोस्तों का, फ्रेंड्स का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, जो आपके पास हो उसमें शेयर कर दीजिएगा। किसी को कुछ पूछना है या लेक्चर अब कंप्लीट किया जाए यहाँ से? ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं शाम में। आज शाम में एक लेक्चर और होगा, ठीक है। चलते हैं फिर, टाटा बाय बाय। आगे पढ़ते रहो सभी लोग और चैनल से स्टे ट्यून रहिए, आपको पूरा मिलता जाएगा, आप पढ़ते जाइए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 मैं आपको पढ़ाऊँगा। एन हेक्सेन क्यों जिगजैग फॉर्म में है? हम लीनियर में बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, वो तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर था तो हमने जिगजैग बना दिया था। आप सीधे सीधे लिख लो, आप ऐसे लिख लो ना, वो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। आप ऐसे लिखो CH3 CH2 CH2
CH2 ये हो गया NHN। आप चाहो तो ऐसे लिखो, वो तो आपकी इच्छा है। बॉन्ड लाइन में लिखने H C और H ना लिखना पड़े इसलिए मैंने वैसे बना दिया, मैंने इसको ऐसे बना दिया। दोनों एक ही चीज़ है, आपकी इच्छा है स्नेहल, आप चाहे जैसे लिखो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, दोनों सही है। सो क्लियर? और कुछ पूछना है किसी को, और कोई डाउट? किसी को और कुछ पूछना है या और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं क्लियर रहें बस। तो ठीक है, आज की सभा संपन्न कीजिए, अगले सभा में फिर मुलाकात होगी। ठीक है, हैव अ नाइस डे। आप लोग पढ़ते रहो बस।